चलिए अब आ जाइए जरा नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो दो सेगमेंट हैं इसमें, पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की, उसके सारे केसेस की, और फिर बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी का एक ही रिजल्ट है, डिसकंटिन्यूटी में सिचुएशनली देखेंगे कि किस किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी बन सकती है। जैसे अगर हम सिचुएशनली आपको एग्जांपल वाइज बताएं चीजें, तो क्या होता है कि जैसे अभी तक आप ये पढ़ते थे कि लिमिटिंग अप्रोच, लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम जगह अप्रोच करे। जैसे x इक्वल टू ए पर लेफ्ट लिमिट भी L1 जा रही है, राइट लिमिट भी L1 जा रही है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग अलग चली जाएं। अरे बोलो, अब अगर क्या होगा, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये सब एक ही जगह आ जाए। क्या क्या, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट जाओ, वहीं फंक्शन भी आ जाए, वहीं फंक्शन की वैल्यू भी आ जाए, तो इस केस को ही हम कहते हैं क्या, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर फंक्शन की वैल्यू वहां ना आए, मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट जहां जा रही है उनमें से किसी एक जगह सपोज फंक्शन की वैल्यू आ गई, ऐसा हो गया, या ऐसा हो कि लेफ्ट लिमिट यहाँ पहुंच रही है, राइट लिमिट भी यहीं पहुंच रही है, बट फंक्शन की वैल्यू यहाँ नहीं पहुंच रही है, या ऐसा हो कि लेफ्ट लिमिट भी अलग जा रही है, राइट लिमिट भी अलग जा रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी अलग ही आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। ये सारे केस किस में आ गए बताओ मुझे, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूटी में। अब जब हम डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे किस वजह से कौन सा केस बनता है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम जगह आ गई, मतलब ग्राफ कैसा हो गया, स्मूथ हो गया, वो ब्रेक नहीं हुआ। समझ में आया नहीं। अब ब्रेक होने के रीजंस अलग अलग हैं, तो उसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी अलग होगी। तो इसका मतलब हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा, वो ये कहता है कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, तो हम कहते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a पर जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, एफ ए के। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू a कब आता है, जब a माइनस पर एफ एक्स की वैल्यू और a प्लस पर एफ एक्स की वैल्यू सेम होती है, और यही वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, a के। तब हम कहते हैं कि आपका फंक्शन x इक्वल टू ए पर क्या है भाई, कंटिन्यूअस। क्या ये सेगमेंट समझ में आया सबको, बोलिए भाई। अब अगर कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि इफ अ फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, तो बताओ f ऑफ a की वैल्यू किसके बराबर होगी, लिमिटिंग लिमिट वैल्यू x पे। टेंडिंग टू a एफ एक्स के। अच्छा, इसमें ये तो डाउट है नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, भाई अगर कंटिन्यूअस है तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी ना, क्योंकि जब तक यस राइट और लेफ्ट लिमिट बराबर नहीं होंगी तब तक तो वैल्यू की बात कर ही नहीं सकते ना। तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही होगी तो सीधा लिमिट निकाल देंगे, और वही लिमिटिंग वैल्यू हम सीधा उठा के किसके बराबर कर देंगे, एफ ऑफ ए के। क्या ये बात समझ में आई सबको, बोलो, बोलिए भाई, क्या ये बात क्लिक कर पा रहे हैं सब लोग, बोलिए भाई, क्या यस ये सर। बात समझ गए। हाँ सर। हम्म, तो सिंपल सा यही एक केस है, इसी इसी केस को सिंप्लीफाई करके आप हर बार अपना आंसर बनाते चले जाएंगे। जैसे अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आया कि एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, जब एक्स जीरो नहीं है, के व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। आपसे कहा गया इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, फाइंड के। तो क्या करोगे बताओ। अब अगर एफ एक्स जीरो पे कंटिन्यूअस है तो के की वैल्यू एफ ऑफ जीरो है, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स के। तो जब जीरो नहीं है, मतलब जीरो प्लस या जीरो माइनस है, तो एफ एक्स फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है क्या, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो ये लिमिट आपने पढ़ी है, हाफ होती है, तो इसका मतलब के की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, हाफ। क्या ये मेरी बात समझ पाए सब लोग, बोलिए। यस सर।
तो जब भी इस तरह की सिचुएशन कही जाएगी आप भाई k की वैल्यू का मतलब हो गया f ऑफ जीरो, और f ऑफ जीरो का मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स। क्यों? क्योंकि फंक्शन कैसा है भाई? कंटिन्यूअस है जीरो पे। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स का मतलब हो गया टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स, और इस पूरे की पावर कितना आ गया? वन बाई एक्स। तो क्या ये वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, हाँ या ना? बोलिए भाई। तो e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स आ गया कि नहीं? बोलिए भाई। तो क्या आंसर ई स्क्वायर आ रहा है? बोलिए। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। वो जीरो से पाई बाई टू के बीच में कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब पाई बाई फोर पे भी कंटिन्यूअस होगा। पाई बाई फोर पे उसकी वैल्यू वही होगी जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, क्योंकि फंक्शन पाई बाई फोर पे कंटिन्यूअस है। तो एफ ऑफ पाई बाई फोर किसके बराबर होगा? बोलिए, बताइए। एफ ऑफ पाई बाई फोर किसके बराबर होगा भाई? लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर एफ एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? हाँ यस। अच्छा, आप सीधे जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही कि नहीं बन रही? क्या लगा दें? एलॉपिटल रूल यूज कर लेते हैं। तो रूट टू इंटू साइन एक्स पाई माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या रख देते हैं? पाई बाई फोर। तो क्या आंसर वन बाई टू आ गया? चेक करियो ना इसमें भी। भाई जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एफ ऑफ जीरो लिमिटिंग वैल्यू के ही बराबर होगा ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स की लिमिट निकाल दो, और एफ एक्स क्या है? वन प्लस एक्स की पावर हाफ क्यूब रूट ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स। तो क्या ये जीरो बाई जीरो फॉर्म दिख रही सबको? तुरंत लिमिट निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दो। तो वन बाई टू वन प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, वन बाई थ्री वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू बाई थ्री, और होल डिवाइडेड बाई वन। तो सीधा आंसर वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री आएगा, और आंसर को आप सीधा क्या लिख देंगे बताइए? वन बाई सिक्स। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए भाई, बताओ मुझे। भाई इसका मतलब जो लिमिट एफ ऑफ एक्सटेंड टू जीरो जीरो है की वो वैल्यू एफ लिमिट जीरो के एक्सटेंडिंग टू बराबर। जीरो पर एफ एक्स के बराबर होनी चाहिए कि नहीं? क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? अच्छा, लिमिटिंग हाँ वैल्यू सर। फाइनाइट होनी चाहिए, ये तो ओके। फाइनाइट होने के लिए ये चीज कहाँ जा रही है बताओ? जीरो। तो इसको भी कहाँ जाना पड़ेगा? जीरो। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? बोलो भाई। तो यस। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू पर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस टू इंटू एक्स प्लस ए जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब फोर माइनस फोर ए प्लस ए जीरो हो जाना चाहिए, माइनस टू ए। तो ए की वैल्यू जीरो आ गई क्या? अब ए की वैल्यू जीरो रख दो, तो पी क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई एक्स माइनस टू। तो पी की वैल्यू टू आ गई कि नहीं आ गई? बताओ भाई, बोलो भाई। तो इसका मतलब ए क्या हो गया? जीरो, और पी कितना हो गया? टू। क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स जो होगा, यानी जीरो माइनस पे जो फंक्शन होगा उसकी लिमिट जीरो पर वैल्यू और जीरो प्लस पे लिमिटिंग वैल्यू तीनों सेम होनी चाहिए कि नहीं, हाँ या ना बताओ मुझे। तो जीरो माइनस की अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम चलें, तो क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच, तो माइनस माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, बोलो भाई, टू साइन स्क्वायर टू एच आएगा, हाँ या ना?
तो क्या ये लिमिटिंग वैल्यू 8 आ गई, बताओ मुझे, अरे बोलो यार। हाँ तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो किसके बराबर होगा, 8 के, क्योंकि कंटिन्यूटी है तो ए 8 के बराबर आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आई, बताओ। अब और राइट हैंड साइड से चलो, वो भी 8 लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ए के बराबर यानी 8 के बराबर। तो अब कहेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच रख देंगे तो इसमें तो कोई खास फर्क आएगा नहीं। रूट अंडर 16 प्लस रूट एच माइनस 4। अब जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे एस टेंडिंग टू जीरो पे कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरे बोलो यार, क्या है, मेरी पूरी बात समझ पा रहे हो। रूट एच से रूट एच कैंसिल, तो क्या ये आंसर 8 बी आ गया, हाँ या ना। तो अब 8 बी भी किसके बराबर होगा, 8 के, तो बी की वैल्यू 1 के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। यस यस ए सर। 8 आ गया, बी 1 आ गया। अप्रोच समझ में आई क्वेश्चन की कैसे की, ये बताओ। हाँ सर। अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। कंटिन्यूअस फंक्शन है जीरो पर, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स जो है, एफ ऑफ जीरो जो है, और सर ए लिमिट एक्स माइनस थ्री टेंडिंग, बाई टू, हाँ ए माइनस 3/2 सी हाफ, सी हाफ, यस सर। और बी, बी सर अभी एक मिनट सर। हाँ बाकी लोग सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड लिमिट पे आओ जरा। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच रख देंगे तो सबसे माइनस कॉमन लेके हट जाएगा। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे a प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या ये लिमिटिंग वैल्यू a प्लस 1 मतलब a प्लस 2 आएगी, तो इसका मतलब a प्लस 2 इक्वल टू सी, ये तो सीधा हो गया। बोलिए भाई। अब आइए जरा राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच रख देंगे तो एच प्लस बी, एच स्क्वायर की पावर हाफ माइनस एच की पावर हाफ होल डिवाइडेड बाई बी एच की पावर 3/2। तो एक चीज तो अंडरस्टूड है कि बी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। अरे बोलो यार। एस टेंडिंग टू जीरो पे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कहते हो। तो एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस एच डिवाइडेड बाई बी एच की पावर 3/2 और एच प्लस बी एच स्क्वायर की पावर हाफ प्लस एच की पावर हाफ, ये आ गया। अब क्या होगा कि एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो बी एच स्क्वायर यहाँ से आएगा और एक एच की पावर हाफ कॉमन करेंगे तो बी एच स्क्वायर यहाँ से भी आएगा। तो बी एच स्क्वायर से पूरा पूरा बी एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एच प्लस बी एच स्क्वायर की पावर हाफ प्लस एच की पावर हाफ आएगा। तो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आंसर क्या हुआ कि a प्लस 2 और c सब 1/2 के बराबर हो गए। अच्छा b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो, किसको छोड़ के, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि b तो हमेशा कैंसिल ही हो जाएगा ना। बट जीरो नहीं ले पाएंगे, क्या बोलते हो। और इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो c हाफ आ जाएगा और a माइनस 3/2 आ जाएगा। b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ जाएगी जीरो को छोड़ के। क्या ये आंसर सबको समझ में आ रहा है, ये बताओ। यस सर। यस बी में क्या यस सर। क्यों कमेंट किया, ये समझ में आ गया ना। क्योंकि बी का तो रोल खत्म हो गया ना, बी तो हर बार कैंसिल होगा, बट बी सिर्फ क्या नहीं हो सकता, बताओ, जीरो। 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 कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। लिमिट ठीक से नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब अभी तुम लोग। भाई फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये भी क्वेश्चन जेई एडवांस का ही है, एफ ऑफ जीरो और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स सेम होंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से चलें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए माइनस ए एच साइन एच, तो माइनस यहाँ से भी हट गया, प्लस बी कॉस एच प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ये लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के। तो हम कहेंगे कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए माइनस बी एच, साइन एच का एक्सपेंशन क्या होता है, एच माइनस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैक्सिमम एच स्क्वायर तक ही जाना है, प्लस बी
cos h का एक्सपेंशन क्या होगा 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल h की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और ये लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 3 के, तो एच स्क्वायर से नीचे का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ h की पावर 0 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ h 0 होना चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ जो h स्क्वायर होना चाहिए वो 3 हो जाना चाहिए। तो h का कोफिशिएंट 0 का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, a यहाँ से मिल रहा है, b यहाँ से मिल रहा है, प्लस 5 तो ये 0 हो गया। h का कोफिशिएंट है ही नहीं, h स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है माइनस b है, सॉरी a है, तो माइनस a है और माइनस बी बाई 2 फैक्टोरियल है, ये 3 हो गया। तो एक इक्वेशन आ गई a प्लस बी इक्वल टू -5 और एक इक्वेशन आ गई 2a प्लस बी इक्वल टू 6। तो दोनों को जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -4 आ जाएगी कि नहीं, बताओ मुझे। Yes, sir. देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो, कुछ गड़बड़ है क्या? बोलिए भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियर हो गई। अब आइए राइट हैंड साइड में। तो जैसे हम राइट हैंड साइड में आएंगे तो क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 प्लस सी एच प्लस डी एच क्यूब है क्या, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितना है 1 बाई एच, और ये लिमिटिंग वैल्यू 3 आनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर कहें इस वाले फंक्शन में अगर हम आए, ये एच स्क्वायर है, तो पहली चीज तो ये लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। तो ये लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट तब देगा जब एच का कोफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि अगर एच का कोफिशिएंट बच गया तो ये लिमिट इनफाइनाइट ले जाएगा, और इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं? हाँ दूसरा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए भाई, तभी तो एच स्क्वायर आएगा, तो ये लिमिटिंग वैल्यू 0 दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर सी एच प्लस डी एच क्यूब बाई एच स्क्वायर की लिमिट 0 होनी चाहिए। तो ये लिमिट 0 कब होगी भाई, जब सी 0 हो और डी यहाँ से कोई भी रियल नंबर हो। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? हाँ या ना? अच्छा, अगर ये लिमिट 0 होगी तो ये लिमिट 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म होगी। तो ई टू दी पावर लिमिट एस टेंडिंग टू 0, सी तो 0 हो ही गया, अभी आएगा डी एच क्यूब अपॉन एच क्यूब। तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर डी, ये 3 होगा, तो डी की वैल्यू ln 3 होगी। तो दोनों कंडीशन अगर कॉमन करेंगे तो डी सी 0 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी ln 3। अरे बोलो यार, क्या ये बात समझ पाए? तो फाइनल आंसर क्या आया, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू ln 3। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया सबको? अब टाइम कैसे लग रहा है भाई, सीधे लेफ्ट हैंड साइड से चलो। तो अब तो इतनी देर लेफ्ट और राइट करते आ रहे थे, तो सीधा पहले इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो लेफ्ट साइड से। तो ये तो सीधा 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म दिख रहा है। अरे बोलो यार, तो ये लिमिट सीधा e की पावर a आ गई। तो एक इक्वेशन आ गई कि e की पावर a b के बराबर होगा। ये इक्वेशन कैसे बनी दिखा सबको? हाँ सर। कंटिन्यूअस है ना। अच्छा, फिर राइट साइड से चलो। तो x प्लस सी की पावर 1/3 -1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 1/2 -1, जीरो रखते ही 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। तो फॉर फाइनाइट लिमिट कंडीशन क्या होगी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर x प्लस सी की पावर 1/3 -1 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब c की पावर -1/3 0 होना चाहिए, तो c सर्टेनली क्या होना चाहिए 1। जैसे ही पता चला कि c 1 होना चाहिए लिमिट के लिए, तुरंत हम इसको क्या लिख देंगे, x प्लस 1 की पावर 1/3 -1, x प्लस 1/3 की पावर 1/2 -1। अब 0/0 फॉर्म बन गया, तुरंत क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट। अरे बोलो यार, इतने क्वेश्चन अब तक लिमिट के सॉल्व कर चुके हो, ये चीजें तो अब डायरेक्ट दिखनी चाहिए ना।
तो e की पावर a इक्वल टू b इक्वल टू 2/3 हो गया। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई 2/3, a की वैल्यू क्या हो गई ln 2/3 और c की वैल्यू आपने क्या निकाली 1। आंसर आ गया। नहीं समझ रहे हो भाई बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब ये